हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड। देखिए इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी एनालॉगस पूछा है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक प्रेशर का एनालॉगस क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, इसका होगा वोल्टेज। यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे वी होगा हम लोग का वोल्टेज, यानी इसका आंसर होगा सी। ठीक है। और और जो हम लोग का एनालॉगस है उसको मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट एनालॉगस मैं आपको बता देता हूँ। तो एनालॉगस जो है बेसिकली दो तरह का होता है। एक है फोर्स करंट, ठीक है, फोर्स करंट, और दूसरा होता है हम लोग का फोर्स और वोल्टेज। इन दोनों के बीच का इसी को बोलते हैं एनालॉगस। तो एनालॉगस पहले समझिए होता क्या है। जिस तरह देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट है और इधर है हम लोग का इधर मान लीजिए वाटर, ठीक है, पानी पानी वाला कुछ भी। देखिए जिस तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए हम लोग का वोल्टेज डिफरेंस होना जरूरी है, यानी वोल्टेज डिफरेंस होना जरूरी है, उसी तरह पानी को फ्लो होने में प्रेशर बहुत जरूरी है। यानी प्रेशर हाई होगा तो पानी भी हम लोग का क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्पीड से ऊपर चढ़ेगा। आप देखिए जिस तरह से हम लोग घर में समरसेबल होता है जो पानी वाला लगा रहता है बोरिंग के अंदर में जो मोटर लगा रहता है, अगर उसमें वोल्टेज कम होता है, यानी आपका जो सप्लाई है वोल्टेज है वो कम होगा, तो पानी जो है ऊपर नहीं चढ़ता है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज कम है तो वहाँ पे करंट का जो फ्लो हो रहा है वो बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण जो है पानी का हम लोग का प्रेशर बहुत ही कम बनता है, जिसके कारण पानी ऊपर नहीं चढ़ पाता है। ठीक है। तो ये होगा हम लोग का फोर्स करंट का एनालॉगस, यानी वोल्टेज का एनालॉगस हो जाएगा प्रेशर। ठीक है। उसी तरह और भी हम लोग का मास का हो जाएगा हम लोग का कैपेसिटेंस, मास का कैपेसिटेंस। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बताया। एनालॉगस का मतलब होता है जस्ट उसी तरह उस दूसरे सर्किट में। ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल में, तो यहाँ पे पानी के केस में हम लोग का प्रेशर हो जाएगा। और वही अगर रोटेशनल है तो रोटेशनल के केस में हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का टॉर्क हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग ये इम्पॉर्टेंट टर्म था और हर एक एग्ज़ाम में ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एनालॉगस से। तो अगर आप पूरा याद कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मोटर इज जनरली प्रिफर्ड फॉर क्रेन एंड होस्ट। ठीक है। यानी सॉरी, यानी हम लोग क्वेश्चन बोल रहा है होस्ट और क्रेन में हम लोग कौन सा मोटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीरीज मोटर जो है हम लोग बेसिकली इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, यानी बहुत ज़्यादा ही हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, जिसके कारण हम लोग इसका वहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे लोकोमोटिव हो गया और क्रेन हो गया, ये सब में हम लोग यूज़ करते हैं सीरीज मोटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सीरीज मोटर। संट मोटर बेसिकली हम लोग कांस्टेंट स्पीड पे यूज़ करते हैं, यानी जहाँ पे हम लोग को कांस्टेंट स्पीड चाहिए, तो कांस्टेंट स्पीड के लिए हम लोग जैसे हम लोग जितना भी मशीन टूल है वहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग संट मोटर। कम्युनिटी कंपाउंड मोटर, देखिए इस मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई होता है और कांस्टेंट स्पीड भी होता है। तो इसका बेसिकली यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे हम लोग का ये दोनों रिक्वायरमेंट होता है, यानी हाई टॉर्क प्लस कांस्टेंट स्पीड। और डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर का जो होता है बहुत ही कम टॉर्क होता है, बहुत ही पुअर टॉर्क होता है। और डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर का जो यूज़ करते हैं हम लोग, इसका यूज़ करते हैं डीसी जनरेटर में, और इसका यूज़ होता है वेल्डिंग में। यानी जो हम लोग वेल्डिंग यूज़ करते हैं, वेल्डिंग जो हम लोग मोटर यूज़ करते हैं, आई मीन सॉरी, जनरेटर, मैं जनरेटर के बारे में बता रहा हूँ। डीसी डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर जो होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं डीसी वेल्डिंग में, यानी जहाँ पे हम लोग वेल्डिंग करना होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं। और कम्युनिटली का वही हाई स्टार्टिंग टॉर्क जहाँ पे होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं संट का कांस्टेंट और सीरीज़ का हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीरीज़ मोटर। हमारा जो क्वेश्चन है ये बोलता है एक 40 वाट का जो बल्ब है वो सीरीज में कनेक्टेड है एक रूम हीटर के साथ। अब बोल रहा है इस 40 वाट को हम लोग रिमूव करके एक 100 वाट का बल्ब लगाते हैं, तो हीटर का जो आउटपुट है वो क्या होगा। तो देखिए मैं पहले सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। ये है हम लोग का बल्ब जो कि 40 वाट का है, और यहाँ पे लगा हुआ है हम लोग का रूम हीटर। रूम हीटर को मैं ऐसे कॉइल से दिखाता हूँ क्योंकि उसके अंदर बेसिकली जो है रेजिस्टेंस होता है। तो समझ लीजिए ये हीटर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एच से डिनोट करता है हीटर, और यहाँ पे हम लोग का 40 वाट का बल्ब ये सीरीज में है। और यहाँ पे हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे सप्लाई का तो कोई वोल्टेज नहीं दिया हुआ है,
तो मान लेते हैं 200 वोल्ट हम लोग यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। अब बोलता है क्वेश्चन कि इस 40 वाट बल्ब को हम लोग हटा करके एक 100 वाट का बल्ब लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 वाट, यानी ये जो बल्ब है हम लोग का ये है सिंपली 100 वाट का। ये जो बल्ब है ये है हम लोग का अब 100 वाट का। तो बोलता है अब हम लोग का जो हीटर है उसमें जो आउटपुट मिलेगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या रिमेन सेम होगा या फिर हीटर जो है जल जाएगा। तो देखिए इसका मैं पहले आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा ये इंक्रीज होगा। अब क्यों होगा, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो इतना मैं पहले डिलीट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे समझिए, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहले वाले जो बल्ब था हम लोग का, जो पहला बल्ब था 40 वाट का, उसके क्रॉस हम लोग पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कि कितना ओम का रेजिस्टेंस है, यानी कितना मतलब रेजिस्टेंस है उस बल्ब के क्रॉस। और दूसरे केस में हम लोग ये 100 वाट बल्ब के क्रॉस जो है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। और उससे हम लोग अब सिंपली पता चल जाएगा अगर जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा पावर मतलब कंज्यूम करेगा, और जिसका कम रेजिस्टेंस होगा वो सिंपली कम पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो बेसिक फार्मूला जानते हैं, P इक्वल टू होता है हम लोग का VI, ठीक है। और हम लोग का एक और फार्मूला होता है जब हम आई का वैल्यू I इक्वल टू होता है हम लोग का V बटा R। एक मिनट मैं यहाँ से कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। I इक्वल टू होता है हम लोग का V बटा R, ठीक है। अब हम लोग ये V बटा R जो है इस I में वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा एक और नया फार्मूला V स्क्वायर बटा R, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे R बराबर हो जाएगा हम लोग का सिंपली V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू जो है अब हम लोग पुट करते हैं। तो मैं थोड़ा न्यू पेज खोल लेता हूँ। देखिए अब यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला था R इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर। वी का वैल्यू कितना था 250, यानी 250 इंटू 250। और मैं आपको हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि जहाँ पे ये स्क्वायर बोले वहाँ पे आपको कैलकुलेशन के लिए 250 इंटू 250 ही लिखना है। ऐसा नहीं कि आप स्क्वायर निकाल लें, तो वैसे आपका टाइम ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। और यहाँ पे सॉरी ये हम लोग का पी था और यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे पावर। तो पहले केस में जो बल्ब लगाया था वो हम लोग का था 40 वाट का, तो यहाँ पे पुट करेंगे 40। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 10 से 10 चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 200 था हम लोग का बेसिकली, और मैंने यहाँ पे 250 लिखा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये यहाँ पे पावर है यार, आज बहुत ही ज़्यादा गलती हो रहा है मुझसे, तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांग रहा हूँ। बट इससे पहले जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वो सही था, तो यहाँ पे आप प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा सा सपोर्ट करें। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पावर, तो पहले केस में जो बल्ब था हम लोग का वो था 40 वाट का। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा हम लोग का 10 से 10 और ये चला जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। अब जब इसको इंटू करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हम लोग का 1000 ओम, ठीक है। यानी 40 वाट बल्ब के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो हम लोग का 1000 ओम है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जो हम लोग का सेकेंड बल्ब था 100 वाट का, उसके क्रॉस कितना आ रहा है, तो सेम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आर बराबर भी स्क्वायर, तो भी था हम लोग का 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 100, ठीक है। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल, एक और जीरो से एक और जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा हम लोग का 400। यानी ये 100 वाट का जो बल्ब है उसके क्रॉस जो है रेजिस्टेंस हम लोग का सिर्फ 400 ओम है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, देखिए मैं आपको अब सर्किट बनाता हूँ फिर से। ये था हम लोग का यहाँ पे बल्ब, ये था हम लोग का हीटर, और यहाँ से हम लोग दे रहे थे सिंपल सप्लाई 200 वोल्ट का। तो देखिए 200 वोल्ट यहाँ से तो जाएगा, यहाँ से कुछ भी करंट फ्लो हो। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो बल्ब है हम लोग का पहले केस में 40 वाट था, तो यहाँ पे था हम लोग का रेजिस्टेंस कितना 1000 ओम। यानी यहाँ पे हम लोग का बहुत ही ज़्यादा लार्ज करंट ड्रॉप होगा इसके क्रॉस, ठीक है। लेकिन सेकंड केस में हम लोग का जो रेजिस्टेंस था सिर्फ 400 ओम का था, तो यहाँ पे हम लोग का जो ड्रॉप होगा, करंट का जो ड्रॉप होगा वो बहुत कम होगा। इसी के कारण जो है हम लोग का हीटर का जो आउटपुट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी आपने यहाँ पे देखा
इसका आंसर सिंपली हम लोग का बी हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए एक क्लोज्ड स्विच हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ, यानी बोल रहा है एक हम लोग का सर्किट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपली एक सर्किट बना देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, यहाँ पे स्विच है जो कि क्लोज है हम लोग का, यानी ये क्लोज है। अब बोलता है अगर किसी भी सर्किट में स्विच को अगर हम लोग क्लोज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, अबाउट 500 ओम होगा, इन्फिनिटी होगा, या फिर अबाउट जीरो ओम होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है ये होगा जीरो। क्यों? ये हम लोग का सर्किट जो है क्लोज हो गया, यानी एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और शॉर्ट सर्किट में जो होता है हम लोग का करंट जो होता है मैक्सिमम फ्लो करता है, यानी आई मैक्स होता है, और रेजिस्टेंस जो होता है हम लोग का वो जीरो हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, क्लोज सर्किट जो होता है उसमें करंट मैक्सिमम होता है और रेजिस्टेंस जीरो होता है। लेकिन वही अगर ओपन सर्किट रहेगा हम लोग का, ओपन सर्किट में देखिए क्या होता है, यहाँ पे करंट जीरो होगा लेकिन वोल्टेज हाई होता है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज़ द लीस्ट रेजिस्टिविटी, यानी इनमें से किस मटेरियल का सबसे कम रेजिस्टिविटी होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा हम लोग का कॉपर। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो होता है हम लोग का ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की तरह होता है, और मर्क्यूरी का जो यूज़ होता है हम लोग थर्मामीटर, जो फीवर मेज़र करने के लिए जो यूज़ करते हैं थर्मामीटर, उसके अंदर आप देखिएगा यहाँ पे एक शाइनिंग कलर का, यानी जो चमकता हुआ सिल्वर कलर का जो चमकता है वो होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग मरकरी। वही प्रैक्टिकल लाइफ में मर्क्यूरी होता है। और जब हम लोग उसको बॉडी में अपने बॉडी से उसे अटैच करते हैं तो हीट के कारण, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या है, ये फैलता है, यानी ये धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है, जिसके कारण हम लोग का फीवर जो है पता चलता है कितना डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो मर्क्यूरी था। लीड का जो है बेसिकली हम लोग जो बैटरी होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ करते हैं, और जिंक ये सब का बहुत कम यूज़ होता है, तो उसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा। जो मर्क्यूरी था हम लोग का बेसिकली, मर्क्यूरी हम लोग का रूम टेम्परेचर पे एज अ लिक्विड फॉर्म रहता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इन अ लैम्प लोड व्हेन मोर देन वन लैम्प आर स्विच्ड ऑन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लोड। क्वेश्चन बोलता है अगर हम लोग लैंप ऑन कर रहे हैं, मान लीजिए ये सर्किट है हम लोग का, यहाँ पे एक लैंप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस लैंप का जो क्वांटिटी है इंक्रीज करते हैं, यानी दो लैंप, तीन लैंप या चार लैंप कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, यानी रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या रिमेन सेम होगा। तो ये सिंपली हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का लोड बढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात है रेजिस्टेंस हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए बोल रहा है एन ओपन रजिस्टर व्हेन चेक्ड विथ एन ओम मीटर रीड्स, यानी एक हम लोग का रजिस्टर है, ये हम लोग का रजिस्टर है, और इसमें हम लोग जब ओम मीटर से मेज़र करते हैं तो ओम मीटर के अंदर क्या शो करेगा, जीरो बताएगा, इन्फिनिटी बताएगा, हाई बट विद इन टॉलरेंस बताएगा, या फिर लो बट जीरो बताएगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ओपन बोल रहा है, ओपन सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज जो होता है जीरो होता है, तो आर इक्वल टू हम लोग जानते हैं पी बटा आई, यानी ओपन में करंट जीरो होता है लेकिन वोल्टेज हाई होता है, यानी वोल्टेज मान लीजिए 200 है, तो 200 बटा जीरो यानी करंट का वैल्यू जीरो, यानी किसी भी चीज़ को जीरो से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आता है इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर इन्फिनिटी। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है बल्ब इन स्ट्रीट लाइट आर ऑल कनेक्टेड इन, यानी जो फुटपाथ पे जो बल्ब होता है, यानी रोड के किनारे आप देखे होंगे बल्ब लगा रहता है, जिसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रीट लैम्प। ठीक है, ये इस तरह से बन लगा रहता है और बीच से हाईवे गया होता है दोनों तरफ से। तो इस लैम्प में जो है कनेक्शन जो है आपस में ढेर सारा लैम्प लगा रहता है। ये किस तरह से होता है, पैरेलल में होता है, सीरीज में होता है, सीरीज पैरेलल होता है, इंड टू इंड होता है। तो ये होता है हम लोग का पैरेलल में। क्यों पैरेलल में, देखिए कनेक्ट करने का रीज़न है क्योंकि पैरेलल में जो है हम लोग का वोल्टेज हमेशा सेम होता है, यानी किसी भी ब्रांच के अंदर, यानी किसी भी लूप के अंदर हम लोग का वोल्टेज जो है सेम रहता है। ठीक है, तो वोल्टेज जहाँ सेम होगा वहाँ पे करंट जो है हम लोग का हाई होता है। ठीक है,
तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। और अगर सीरीज में हम लोग कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो सबसे क्लोज जो बल्ब होगा सोर्स के सबसे नज़दीक, वो सबसे तेज जलेगा। लेकिन जितना ज़्यादा दूर जो है लैम्प, वो धीरे धीरे क्या होगा उसमें बहुत कमी, यानी मान लीजिए पहला बल्ब जो है बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा, लेकिन उसके बगल वाला तीसरा चौथा पांचवा, यानी वो धीरे धीरे जो है ग्लो खत्म होते जाएगा। तो इसलिए हम लोग पैरेलल में हमेशा कनेक्ट करते हैं। और जितना भी हम लोग घर में जो होम वायरिंग होता है उसमें भी हम लोग पैरेलल में यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग वोल्टेज जो है हर जगह कांस्टेंट हो, यानी सेम हो। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन बोलता है द रेजिस्टेंस ऑफ 220 वोल्ट 100 वाट लैम्प विल बी, यानी एक बल्ब है, ये हम लोग का बल्ब है जो 100 वाट का है, और इसमें हम लोग जो सप्लाई दे रहे हैं ये है 220 वोल्ट। अब इसमें पूछता है इस बल्ब के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग बेसिक फार्मूला है पावर का वो लगाएंगे। P इक्वल टू होता है वी आई, और आई इक्वल टू का जो फॉर्मूला होता है वी बटा आर, तो इसके क्रॉस हो जाएगा हम लोग का वी स्क्वायर बटा आर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे रेजिस्टेंस, यानी आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी। अब यहाँ पे हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे वी, यानी देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, यानी 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 484 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए हमारा नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है हम लोग का आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। ये हम लोग का रजिस्टर, ये सर्किट है जो यहाँ पे 8 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और इसको मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये 24 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे बी है। यानी ए और बी पॉइंट पे क्या वैल्यू होगा रेजिस्टेंस का, यानी इतना सारा ये 3 रेजिस्टेंस हम लोग यूज़ ना करके सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टेंस को अगर लगाएंगे तो उस रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से करंट लेके चलते हैं। मान लीजिए यहाँ से, देखिए मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। चलिए मान लीजिए यहाँ से हम लोग का करंट फ्लो हो रहा है आई एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ तक तो सेम जाएगा करंट। अब यहाँ पे देखिए ये डिवाइड हो रहा है, यानी एक यहाँ पे चला जाएगा, इसको मान लेते हैं I1, और एक यहाँ पे चला जाएगा, इसको मान लेते हैं हम लोग I2। तो पैरेलल में जो होता है हम लोग का करंट हमेशा डिफरेंट होता है, यानी यहाँ पे देखिए करंट जो है डिवाइड हो गया है। तो ये 12 ओम का और 24 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये आपस में पैरेलल है, और ये वाला जो है हम लोग का ये सीरीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो फिर ये आपस में सीरीज हो जाएगा, यानी इसका आर इक्वेलेंट हो जाएगा 8 प्लस 12 पैरेलल 24। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो 8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 24, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हम लोग का 16 ओम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 16 ओम। और ये भी हम लोग का ये सीरीज पैरेलल से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी हर एग्ज़ाम में पूछा, लगभग जितना भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा जो डिप्लोमा लेवल पे है, या फिर यहाँ तक कि बीटेक का भी जो भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें पूछा जाता है, खासकर रेलवे ये सब में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन जो है हमारा ये बोलता है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर इज इतना मीटर लॉन्ग, सॉरी क्वेश्चन है हमारा द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर इज 200 मीटर लॉन्ग इज 21 ओम इफ द थिकनेस इज 0.04 mm इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अराउंड। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग कॉपर वायर है जिसका लेंथ जो है 200 मीटर लंबा है, और इसका रेजिस्टेंस है 21 ओम। ठीक है, अगर हम इसका जो थिकनेस है ये इतना है तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा हम लोग फार्मूला है आर इक्वल टू होता है रो एल बाय एरिया। यहाँ से जब हम लोग रो को निकाल लेंगे तो रो बराबर हो जाएगा हम लोग का आर ए डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 21 ओम, 21 पुट कर देंगे। एरिया देखिए एरिया इक्वल टू होता है
पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम लोग का ये सिलिंड्रिकल वायर है तो सिलिंड्रिकल में होगा, तो आर का वैल्यू हम लोग यहाँ से पहले आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, मिलीमीटर में जो दिया हुआ उसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला बेसिस था। और लेंथ हम लोग का दिया हुआ है, लेंथ जो है 200 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे पुट करके 200 मीटर, यहाँ से हम लोग रेडियस निकालना, पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे, उसमें फिर रेडियस निकाल देंगे, उसका वैल्यू पुट कीजिएगा। तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा ये है हम लोग का, इसका होगा सी, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8। तो ये आपको याद करने का कुछ कुछ जो है कॉपर, ये सब जो है क्वेश्चन में पूछा, एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉपर का जो है रेजिस्टेंस कितना होता है, सिल्वर का कितना होता है। तो सिल्वर का तो बहुत ज़्यादा कम होता है सब मटेरियल से, इसलिए उसे बेस्ट मतलब कंडक्टिंग मटेरियल कहा जाता है। तो ये न्यूमेरिकल बेसिस था और ये बहुत ही बेसिक, ये सिंपल आर इक्वल टू रो एल बाई एरिया पे था, तो मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन फिलामेंट लैम्प एज द अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज, यानी एक लैम्प है, कार्बन फिलामेंट लैम्प है, इसमें अगर हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए वोल्टेज को इंक्रीज किया तो सिंपल सी बात है, हम लोग का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन जो हम लोग का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, और मैंने इस वीडियो में बताया कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसे कहते हैं, जिसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। इसका एग्जांपल है कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, जितना भी हम लोग का मेटल है वो सारा क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में जैसे हम लोग कार्बन हो गया और भी है, तो ये सब है। और फिर एक होता है हम लोग जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, सॉरी ए नहीं, यहाँ पे बी, डिक्रीज। ठीक है, वोल्टेज को इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस जो है हम लोग का डिक्रीज होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प विल हैव द लीस्ट रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। देखिए ये बोल रहा है रूम टेम्परेचर पे इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस होगा जिसका रेजिस्टेंस आई मीन बल्ब होगा जिसका रेजिस्टेंस जो है बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला है, पी इक्वल टू वी आई, ठीक है। आई इक्वल टू, आई का वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे, आई इक्वल टू वी बटा आर होता है, और वी बटा आर इस इक्वेशन में पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, तो हम लोग का हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे आर का वैल्यू, तो आर हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पी, ठीक है। और इसमें जब हम लोग एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे पहले रब कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस हो सके। अब देखिए यहाँ पे पहला केस में हम लोग लेके चलते हैं, ये हम लोग का 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय पी, पी का वैल्यू अगर हम लोग 25 रखेंगे तो ये 1900 कुछ आएगा समथिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे एक एक करके वैल्यू देखेंगे, जितना जिसका सबसे ज़्यादा कम होगा उसका वैल्यू, तो इसका आंसर होगा हम लोग का सी, यानी 200 वाट और 220 वोल्ट, ठीक है। इस बल्ब का सबसे कम रेजिस्टेंस होगा। आप इसको निकाल सकते हैं, मैं इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग का वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए इसका मैं वैल्यू बता देता हूँ कितना होगा, ये होगा 1936, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये नीचे में डिनोमिनेटर है, इसको अगर ज़्यादा हो जाए तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बोलता है इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस जो है फिजिकली दिखने में बड़ा होगा, ठीक है। तो ये होगा हम लोग का सिंपल 10 ओम 50 वाट रेजिस्टेंस। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि जितना कम ओम रहता है, और वो सिंपल सी बात है, इसको बस याद है, इसमें मैं आपको क्या बताऊँ। तो जितना जो सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू मतलब वो जो साइज होता है उसका बड़ा होता है। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में रिपीट किया गया है कि थर्मिस्टर जो है हम लोग का कैसा है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, वेरिएबल टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो थर्मिस्टर जो होता है हम लोग का ये हमेशा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। और थर्मिस्टर कुछ नहीं, ये एक तरह का हम लोग का इंस्ट्रूमेंट है जो कि हीट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। थर्मोकपल या फिर थर्मिस्टर जो भी होता है ये हीट में जो होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं इसका। और ये हमेशा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब मैंने फिर से बताया था पिछले वीडियो में, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यानी अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो हम लोग का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी हम लोग का इंक्रीज़ होगा।
और जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ये हम लोग का बहुत ही, अगर इस तरह का मेटल है तो बहुत अच्छी बात है, और ये होता है हम लोग का मैग्नीन, यानी जो हम लोग बाइंडिंग ये सब में यूज़ करते हैं मेटल। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का एग्जांपल हो गया हम लोग का कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, जितना भी हम लोग का मेटल है, एल्युमिनियम हो गया, इसमें अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हम लोग का रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगा। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का एग्जांपल हो गया जैसे कार्बन हो गया हम लोग का, कार्बन में अगर हम लोग रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो आई मीन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है। और जितना भी हम लोग सेमीकंडक्टर है वो सब सारे जो होते हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसलिए कहा जाता है सेमीकंडक्टर जो होता है दो स्टेट में वर्क करता है। पहला है हम लोग का एज ए इंसुलेटर और दूसरा है हम लोग का कंडक्टर। रूम टेम्परेचर पे जो होता है सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही हम लोग उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो होता है हम लोग का एज अ कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यानी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस हम लोग का अपने आप घट जाएगा। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो, देखिए क्वेश्चन है द सब्सटेंस which have a large number of free electrons and offer a low resistance are called। देखिए अक्सर जो है मैं ये सारे क्वेश्चन जो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपके सामने सॉल्व करता हूँ, ये अक्सर मैं खुद टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ कुछ मिस्टेक हो जाते हैं, तो उसके लिए प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस का स्पेलिंग गलत है, तो प्लीज़ इसके लिए माफ़ कर दें मुझे, क्योंकि आप समझ सकते हैं टाइप करना फिर उसको इस तरह समझाना बहुत ही ज़्यादा सिंगल पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बोल रहा है ऐसा इनमें से कौन सा है सब्सटेंस है, मतलब सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ऑफर ए लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड। तो ये हम लोग का कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर जो है हम लोग का एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है और रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, जितना भी हम लोग का, ये हम लोग का है कंडक्टर। इन अब देखिए इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या काम होता है इसका, ये इंसुलेट करता है, यानी करंट को आपस मतलब आगे फ्लो नहीं होने देता है। फॉर एग्जांपल रबर हो गया, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, माइका हो गया, ये सारा हम लोग का इंसुलेटर है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मैंने मेरे पिछले क्वेश्चन में बताया, सेमीकंडक्टर जो है हम लोग का दोनों बिहेव करता है, एज अ इंसुलेटर भी और एज अ कंडक्टर भी। जब हम लोग का रूम टेम्परेचर होता है उस केस में ये सेमीकंडक्टर एज अ इंसुलेटर की तरह काम करता है, और टेम्परेचर को जब हम लोग इंक्रीज करते हैं तो ये होता है हम लोग का कंडक्टर की तरह। और इंडक्टर, इंडक्टर जो हम लोग का एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है एक हम लोग का कंपोनेंट है, जो कि ये v इक्वल टू होता है एल डी आई बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को ये स्टोर करता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली, ये होता है हम लोग का 1840। ठीक है, ये आपको याद करने की चीज़ है, इसका मैं जो बेसिक है मैं बता दे रहा हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मैं कैपिटल ई से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। ये होता है हम लोग का 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, और ये सब जो इंपॉर्टेंट वैल्यू मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन का जो मास अगर पूछता है क्वेश्चन में तो ये होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, और इसी के क्रॉस होता है 1/840, ये होता है हम लोग का मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग का यही लिखा हुआ है, यही पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली, तो ये हम लोग का इक्वेशन होता है इक्वल टू 1/840, तो यहाँ पे 1840। चलिए अब जो है आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।